रेडी स्टार्ट। रेल मंत्री का आश्वासन। जिस वक्त देश के 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के निजीकरण की सरकारी घोषणा के खिलाफ हड़ताल पर थे, ठीक उसी समय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कल कहा कि भारतीय रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा और यह हमेशा भारत सरकार के ही हाथों में रहेगी। रेल मंत्री के इस आश्वासन के निहितार्थ समझे जा सकते हैं। अलबत्ता उन्होंने रेलवे में तेज सुधार के लिए पूंजीगत ज़रूरतों की खातिर निवेश को आकर्षित करने की बात भी कही। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछली कई सरकारें निजी सार्वजनिक भागीदारी के जरिए भारतीय रेलवे के विकास को गति देने की कोशिशें करती रही हैं और स्टेशनों की साफ सफाई से लेकर पेंट्री कार की सेवाओं तक में उन प्रयासों का फर्क भी दिखा है। पर इन दिनों सरकारी संस्थाओं के विनिवेश से जुड़ी जो सबसे बड़ी चिंता कर्मचारियों को है, वह उनकी नौकरी के भविष्य से जुड़ी है। साफ है, सरकार उन्हें आश्वस्त करने में विफल रही है कि इस कवायद में उनके हितों को लेकर पर्याप्त सेफगार्ड रखे जाएंगे। भारतीय रेलवे ने न सिर्फ देश में सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाले सरकारी संगठनों में से एक है, बल्कि यह देश के गरीब गुरबों की भी सवारी है। यही वजह है कि पिछले कुछ दशकों में यह विभाग राजनीतिक वर्ग के लिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का माध्यम बनकर रह गया। लोक लुभावन बजटों में इसके तकनीकी विकास और इसकी पेशेवर ज़रूरतें हाशिए पर जाती रहीं, मगर सरकार अब इसके आधुनिकीकरण और तकनीकी तरक्की के प्रति प्रतिबद्ध दिख रही है। तो इसके लिए लाजमी तौर पर उसे बाहरी आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत होगी। अच्छी बात यह है कि भारतीय रेलवे के पास देश भर में बाहरी अचल संपत्ति है और सरकार उनके कुशल प्रबंधन से काफ़ी संसाधन जुटा भी सकती है। लेकिन रह रहकर रेलवे के निजीकरण की बात जनता में लौटती है, तो उसकी वजह यही है कि सरकार की तरफ से विगत समय में ऐसे प्रयोग हुए हैं जो निजी क्षेत्र की ऐसी सहभागिता को प्रोत्साहित करते दिखे, जिनकी वजह से किराए में भारी बढ़ोतरी की आशंका भी साथ साथ आई। रेलवे की आमदनी में कमी की एक वजह यह भी है कि देश में राजमार्गों के बेहतर होने से माल की ढुलाई ट्रकों व दूसरे भारी वाहनों के जरिए काफ़ी होने लगी है। फिर पिछले एक साल में कोरोना के कारण सीमित परिचालन से रेलवे को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। महकमे पर आर्थिक दबाव कितना है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्टेशनों पर भीड़ को हतोत्साहित करने की आड़ में प्लेटफार्म टिकटों के दाम काफ़ी
बढ़ा दिए गए हैं। यात्री किराए में बढ़ोतरी के अलावा टिकट रद्द कराने की सूरत में भी मुसाफिरों को अपनी जेब अब ज़्यादा ढीली करनी पड़ रही है। ऐसे में जब निजीकरण की कोई बात उठती है तो आम आदमी को यही लगता है कि उसके कंधे पर बोझ और बढ़ जाएगा। आमदनी घटने का दबाव नागरिकों पर भी है और एक लोक कल्याणकारी राज्य में सब कुछ निजी क्षेत्र के हवाले नहीं किया जा सकता। तब तो और जब सामाजिक सुरक्षा के उपायों की भारी कमी हो। अतः रेलवे की देखभाल तो सरकार को ही करनी होगी। लोक कल्याणकारी नज़रिए से पेशेवर प्रबंधन के साथ। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। कोरोना के इस भंवर से कैसे निकले हम? विशेषज्ञों के अनुसार भारत सहित पूरे विश्व में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। अब इस पर जद्दोजहद है कि लॉकडाउन कहाँ, कब और कितना कारगर होगा। खासकर भारत जैसे गरीब मुल्क में जहां कोरोना से मृत्यु दर तो कम दिखी, लेकिन लॉकडाउन अगर फिर होता है तो यह बड़ा संकट होगा। उधर सामाजिक दूरी को लेकर लोगों की आपराधिक लापरवाही का बहुंडा स्वरूप भारत इंग्लैंड के बीच हुए पहले 2 2020 क्रिकेट मैचों में स्टेडियम की मास्क विहीन भीड़ में दिखा। लोगों के स्टेडियम में जाने पर जो पाबंदी अब लगाई गई, क्या वह पहले ही नहीं लगाई जा सकती थी? उधर स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंध निगरानी समिति जल्द ही देश में प्रयोग हो रहे कोरोना के दोनों टीकों के प्रभाव दुष्प्रभाव के बारे में तमाम पहलुओं के आधार पर एक रिपोर्ट इस सप्ताहांत में जारी करेगी। हालांकि यह प्रक्रिया फार्माकोविजिलेंस के रूप में चिकित्सा विज्ञान में जानी जाती है, जिसमें किसी भी लोक प्रयोग वाली दवाओं के फीडबैक को लेकर रिपोर्ट बनती है। उधर भारत में लगने वाले एक टीके को लेकर कुछ देशों में शंकाएं उठी हैं। प्रारंभिक सरकारी अध्ययन ने भारत में ऐसी कोई भी शंका निर्मूल बताई गई है, लेकिन एक विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। बहरहाल रोजाना 25,000 से ज़्यादा मामलों के साथ कोरोना भारत में पुनः फैल रहा है और फिलहाल करीब 6 राज्य इसकी चपेट में है। बेशक इससे बचने के विकल्प 2 ही हैं: व्यापक रूप से और तेजी से देश भर में टीकाकरण और आर्थिक गतिविधि जारी रखते हुए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन। स्वास्थ्य मामले की संसदीय समिति ने सरकार की सुस्ती पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस रफ्तार से टीका लगा तो पूर्ण टीकाकरण में कई साल लग जाएंगे। अगर टीके के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी रहने के बाद भी हमें कोरोना के भंवर ने लेना शुरू किया तो माना जाएगा कि हम नदी के पास होते हुए भी
प्यासे मर गए। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। महंगाई की मार। लंबे समय से लोग इस इंतजार में हैं कि अब तो महंगाई कम हो और राहत मिले, लेकिन हाल में आए थोक और खुदरा महंगाई के आंकड़े जो हालात बयां कर रहे हैं, उनसे नहीं लगता है कि निकट भविष्य में महंगाई से निजात मिलने वाली है। इस साल फरवरी में थोक महंगाई की दर 4.17% तक पहुंच गई, जो जनवरी में 2.03% थी, यानी एक ही महीने में 2 गुनी से ज़्यादा। चिंताजनक यह है कि फरवरी में थोक महंगाई दर पिछले 27 महीनों में सबसे ज़्यादा रही। इससे पहले नवंबर 2018 में थोक महंगाई दर 4.47% तक चली गई थी। अगर खुदरा महंगाई दर की बात करें तो यह और सिर चढ़कर रुला रही है। फरवरी की खुदरा महंगाई दर 5% से ऊपर रही। कहा जा रहा है कि प्याज, दालों, दूध, फल, सब्जियों, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से थोक महंगाई बढ़ी है। पिछले कुछ समय में पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी पर जो कहर बरपाया है, उसका नतीजा महंगाई के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन लगता है कि महंगाई की मार झेल रही विशालकाय आबादी की पीड़ा शायद सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही, वरना सरकार कुछ तो ऐसे कदम उठाती जो राहत देने वाले होते। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के साथ ही रोज़मर्रा की ज़रूरत वाली चीज़ें भी महंगी होती चली जाती हैं। हर सामान का दाम सीधे ढुलाई से जुड़ा है। आम आदमी को महंगाई इसलिए भी ज़्यादा रुलाती है कि डीजल के दाम बढ़ते ही उन चीज़ों के दाम आसमान छूने लगते हैं जिनके बिना गुजारा संभव नहीं है, जैसे दूध, सब्जियां, फल, दालें, प्याज, शराब, सिगरेट महंगी हो जाएं या कारें और दूसरे उपभोक्ता सामान महंगे होते रहे तो इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन जब गरीब की थाली पर भी महंगाई की बेरहमी देखने लगेगी तो वह क्या खा पाएगा। रसोई गैस सिलेंडर 2 महीने में ही 250 रुपये तक महंगा हो गया। यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में करोड़ों की आबादी ऐसी है जिसकी आमदनी औसत 10,000 रुपये महीना भी नहीं है। इसी में उसे रहने, खाने, कपड़े, दुख, बीमारी, बच्चों की शिक्षा, परिवहन का खर्च जैसी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। ऐसे में यह कम चिंताजनक बात नहीं है कि कैसे एक आम परिवार अपना गुजारा कर पा रहा होगा। फिर पिछले एक साल में कोरोना महामारी के संकट के कारण भी करोड़ों लोगों की माली हालत
बदतर हो गई है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में महंगाई का चाबुक भी चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हाल की महंगाई की जड़ पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम हैं। तेल कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के तर्क दे रही हैं, लेकिन असल समस्या यह है कि लंबे समय से केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, वैट जैसे करों को थोप कर अपना खजाना भरने में लगी है। यह पैसा आम आदमी की जेब से ही निकल रहा है। सरकारें इस हकीकत को बखूबी समझती हैं कि मरता क्या न करता। दूध, सब्जी और दालें तो लोग खरीदेंगे ही, चाहे कितनी महंगी क्यों न होती जाए। जनता के प्रति यह असंवेदनशील रुख ही महंगाई में आग में घी का काम कर रहा है। पिछले दिनों वित्त मंत्री ने संसद में कहा था कि केंद्र और राज्यों को मिलकर पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले करों में कटौती करके लोगों को राहत देनी चाहिए। फिर पेट्रोल और डीजल की जीएसटी के दायरे में भी लाने की बातें उठीं। अब तो सरकार ने फिलहाल इससे मुंह ही फेर लिया है। ऐसे में कैसे महंगाई से निजात मिलेगी? स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। पर्यावरण की बेहतरी। वर्ष 2015 में हुए पेरिस जलवायु समझौते में निर्धारित संकल्पों के अनुरूप भारत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संसद को जानकारी दी है कि G20 देशों में भारत अकेला देश है जो समझौते का अनुपालन कर रहा है। वन क्षेत्रों को बचाना और बढ़ाना पर्यावरण को बचाने व बेहतर करने के लिए सबसे ज़रूरी है। बीते 6 सालों में हरित क्षेत्र के आकार में 15,000 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी उत्साहवर्धक है। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले को जारी रखने के लिए राज्यों को 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसका 80% हिस्सा वन क्षेत्र के विस्तार पर खर्च करने का निर्देश है। जीवाश्म आधारित ईंधनों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में सौर ऊर्जा का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का गठन किया गया है, जिससे कई देश जुड़ चुके हैं। हमारे देश में अभी 90 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जो अगले साल 175 गीगावाट होने की उम्मीद है। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग
बढ़ती जा रही है। साल 2017-18 में 69,000 से कुछ अधिक ऐसे वाहनों की बिक्री हुई थी, जो बीते साल 1.67 से अधिक हो गई। सरकार और उद्योग जगत को प्रदूषण रहित वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने की सबसे बड़ी वजह कार्बन उत्सर्जन है। हमारे देश में 2005 की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 21% की गिरावट आई है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और उत्सर्जन में व्यापक कटौती की आवश्यकता इसलिए भी है कि 2040 तक देश में ऊर्जा की मांग 3 गुनी हो जाएगी। हालांकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और उसका समुचित समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही हो सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसके कुप्रभावों का अधिक सामना भारत जैसे देशों को ही करना है। ग्लेशियर का पिघलने, समुद्री जल स्तर के बढ़ने, बाढ़, सूखे, चक्रवात आदि से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। बेमौसम की बरसात खेती पर कहर ढाने लगी है। पेयजल की कमी और भूजल का स्तर नीचे जाना चिंताजनक है। विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा स्रोतों के साथ पानी की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में जलवायु को संतुलित रखते हुए पर्यावरण को बचाने की चुनौती बढ़ गई है। निश्चित रूप से भारत की कोशिशें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। वायु और जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भूस्खलन की चिंता भी गहन हो रही है। ऐसे में पर्यावरण के लिए आवंटन और निवेश बढ़ाना जाना चाहिए। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। बैंकों की हड़ताल। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल से सरकार दबाव में आ जाएगी और अपने फैसले को टाल देगी। इसके आसार न के बराबर हैं। इसका कारण सरकार को यह समझ आ जाना है कि उसका काम बैंकों का नियमन करना है, न कि उन्हें खुद चलाना। जब सरकार यह कह रही है कि बैंकों के निजीकरण के बाद भी कर्मचारियों का ध्यान रखा जाएगा, तो फिर उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। बैंक कर्मचारियों को उस बदलाव में बाधक नहीं बनना चाहिए जो आवश्यक हो चुका है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जहां निजी क्षेत्र के बैंक सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से आगे निकलते जा रहे हैं, वही घाटे की चपेट में आए बैंकों को डूबने से बचाने के लिए उनमें बार बार सार्वजनिक कोष का धन डालने के बाद भी हालात जस के तस हैं। बैंकों को अपनी कार्यशैली बदलने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि तकनीक ने बैंकिंग कामकाज को बदलकर रख दिया है।
चूँकि इंटरनेट बैंकिंग के साथ डिजिटल भुगतान का सिलसिला तेज होता जा रहा है, इसलिए अब सब कुछ पहले जैसा नहीं चलते रह सकता। इस सिलसिले के बढ़ने से भविष्य में बैंक अपेक्षाकृत कम कर्मचारियों में काम चलाने में सक्षम होंगे। इस सूरत में मौजूदा कर्मचारियों के हितों पर आंच नहीं आने देनी चाहिए, लेकिन यह अपेक्षा उचित नहीं कि सरकार बैंकों के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ाने का इरादा त्याग दे। सरकार जिस तरह बैंकों के निजीकरण की ओर अग्रसर है, उसी तरह वह उनकी संख्या कम करने को लेकर भी संकल्पित हैं। ऐसा करना भी समय की मांग है। कई बैंकों का विलय किया जा चुका है। माना जा रहा है कि आगे कुछ और बैंकों का विलय हो सकता है, क्योंकि अभी भी सरकारी बैंकों की संख्या अधिक है। इससे उनके नियमन में समस्या आ रही है। इस समस्या का समाधान करने के साथ यह भी देखना होगा कि बैंक कर्ज बांटने का काम सही तरह करें। जरूरी केवल यही नहीं कि पात्र लोग बिना किसी झंझट के कर्ज हासिल करने में समर्थ हों, बल्कि यह भी है कि उसकी समय रहते वसूली भी हो। अतीत में कर्ज देने के नाम पर जो बंदरबाट हुई, उस पर सख्ती से लगाम लगनी चाहिए। ऐसा करके ही बढ़ते एनपीए यानी फंसे हुए कर्जों को नियंत्रित किया जा सकेगा। यदि एनपीए की समस्या गंभीर नहीं होती, तो शायद बैंकों का विलय भी नहीं होता। जो भी हो, विलय के बाद भी उनका नियमन और अधिक प्रभावी ढंग से होना चाहिए। इसी क्रम में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निजी क्षेत्र के बैंक सरकारी बैंकों वाली समस्याओं से न घिरने पाए। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। कब सुधरेगी पुलिस की कार्यशैली? गुनाहगारों को जल्द से जल्द सज़ा मिले तो ही पीड़ित के लिए सबसे बड़ा इंसाफ होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी का मतलब इंसाफ नहीं मिलना भी इसलिए कहा गया है। रिश्वत के बदले इज्जत मांगने के प्रकरण को रेयर ऑफ रेयरेस्ट मानते हुए राजस्थान सरकार ने आरोपी पुलिस अफसर की सेवा बर्खास्तगी का फैसला कर सचमुच सख्त संदेश देने की कोशिश की है। पहले अलवर के खेरली और बाद में राजधानी में परिवादी महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, वह सचमुच न केवल पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाला है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोरने वाला है। बड़ा सवाल इसलिए भी कि पुलिस की वर्दी पहन जनता की रक्षा की शपथ लेने वालों का यह दुस्साहस आखिर कैसे हो जाता है। न तो उन्हें कानून का खौफ होता है और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा का। महिला उत्पीड़न के मामलों की पड़ताल की जिसके पास जिम्मेदारी हो, वह खुद महिलाओं
की इज्जत से खिलवाड़ करने पर उतर जाए, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में जब ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि क्या दोषियों को जल्दी ही उनकी उचित जगह तक पहुंचाया जा सकेगा। हकीकत तो यह है कि किसी भी किस्म के भ्रष्ट आचरण को लेकर पीड़ित पक्ष को उम्मीद कम ही होती है कि उसकी फरियाद की त्वरित सुनवाई हो सकेगी। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में तो यह आशंका और बलवती होती है कि आरोपी कोई रसूखदार हुआ तो मामला रफा दफा करने के लिए कई किस्म के दबावों का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर पुलिस की जांच प्रक्रिया में पीड़िताओं को तमाम तरह के बेतुके सवालों का सामना करना पड़ता है। सो अलग देश भर में ऐसे प्रकरण गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं जिनमें रक्षक ही भक्षक बनते दिखते हैं। पुलिस की वर्दी को दागदार करने की घटनाओं में जैसा कदम राजस्थान सरकार ने उठाया, वैसी उम्मीद इस तरह के मामलों में दूसरी जगह भी की जानी चाहिए। और रहा सवाल वर्दी पर दाग का, तो ऐसे शैतानों को तो एक क्षण भी वर्दी में रहने का हक नहीं होना चाहिए। कानून अपना काम करता रहे, लेकिन जो प्रथम दृष्टया प्रमाणित नजर आ रहा है उसमें तो ऐसी सख्ती बरतनी ही होगी। भ्रष्टाचार के हर तरह के मामलों में भी ज़रूरत पुलिस तंत्र और उसकी कार्यशैली में सुधार की भी है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सुधार करना होगा। महिलाओं से जुड़े मामलों की जांच के लिए महिला अफसरों की तैनाती ही की जानी चाहिए। स्टॉप।